हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एमेलगमेशन ऑफ कंपनीज के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं जहां से हमने पिछले क्लास में ड्रॉप किया था। तो 33 क्वेश्चन का बैलेंस शीट मुझे आपको चेक करवाना है, ठीक है। और दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 37 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, उसको भी हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। आइए जरा निकालें मेरे साथ में जो आप बैलेंस शीट बना कर लेकर आए हैं। बैलेंस शीट ऑफ ए बी लिमिटेड यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना था और यहाँ पे हमने ए कंपनी एंड बी कंपनी दोनों को मर्ज करके बनाया है बैलेंस शीट ऑफ ए बी लिमिटेड, ठीक है। तो अब देखिए जरा, मेरे पास यहाँ पे बैलेंस शीट पूरा प्रिपेयर्ड है। द टोटल ऑफ शेयर कैपिटल इज 18,75,000। 18,75,000 यहाँ पे शेयर कैपिटल का टोटल अमाउंट आया है। और इसको हमने कैसे निकाला जरा देखिए। 1,87,500 शेयर्स इशू करे हैं and all of these shares have been issued for consideration other than cash। ठीक है, ये अमाउंट आप अपनी एंट्रीज के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। जो हमने एंट्रीज यहाँ पे क्रिएट करी थी फॉर द टेक ओवर, आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं इसके अमाउंट को। देखिए जरा यहाँ पे जो हमने शेयर कैपिटल रेस करा है, ए के लिए 11,25,000, बी के लिए रेस करा है 7,50,000। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट निकल कर आ जाएगा। और जब इन दोनों के प्रीमियम्स को ऐड कर देंगे तो आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट आ जाएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट हो गया 11,25,000 और शेयर कैपिटल का अमाउंट हो गया 18,75,000। एक बार फिर से जरा चेक कर लीजिए नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर भी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए जैसा डिस्कशन हमने करा था पिछली क्लास में भी कि यहाँ पे दो तरह की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। एक कंपनी के पास है डिबेंचर्स, एक कंपनी के पास है सिक्योर्ड लोन। और ये दोनों ही चीजें यहाँ पे मेंशन करी जाएगी। 10% डिबेंचर एंड सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का अमाउंट हो जाएगा 8 लाख। यहाँ पे 8 लाख आ गया। ट्रेड पेएबल्स दोनों को ऐड करके आ जाएंगे, इसके नोट की रिक्वायरमेंट नहीं थी हमें। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में टेंजिबल असेट आएंगे, इनटेंजिबल असेट आएंगे और इनटेंजिबल असेट में गुडविल का अमाउंट आएगा। तो इनटेंजिबल असेट में गुडविल है 3,70,000। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में टेंजिबल असेट्स भी हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, टोटल है 22,30,000। ऑल राइट। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश एट बैंक है 70,000 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला। एक बार वेरीफाई कर लीजिए पूरे बैलेंस शीट को। आई होप सबने करेक्ट किया हो इसको। जिसका मेजर पार्ट था वो तो हमने क्लास के अंदर ही फिनिश कर लिया था। बस मैंने आपको बैलेंस शीट वाला जो पोर्शन है वही एज अ होमवर्क दिया था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपको मैंने होमवर्क में दिया था, अगेन इट वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना था परचेज कंसिडरेशन, जिसके बारे में क्वेश्चन में लिखा है कि हमने इशू करे हैं इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच के 11 रुपीज पे इशू करें फॉर एवरी प्रेफरेंस शेयर एंड एवरी इक्विटी शेयर। हर प्रेफरेंस शेयर के बदले एक इक्विटी शेयर और हर एक इक्विटी शेयर के बदले भी एक इक्विटी शेयर इशू कराए। यानी कि प्रेफरेंस शेयर का इशू नहीं हुआ और साथ में 4 रुपए हर इक्विटी शेयर के बदले आपने कैश भी पे करे हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेंगे 2,50,000 शेयर्स और हर शेयर का इशू प्राइस 11 रुपीज रहेगा। सो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 27,50,000। साथ में इनको कैश भी मिलेगा, तो कैश पेमेंट कितना मिलेगा? 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज ईच, सो द कैश पेमेंट विल बी रुपीज 10 लाख। सो 27,50,000 प्लस 10 लाख 37,50,000। ये तो पेमेंट हो जाएगा बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर्स का। एंड पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना हो जाएगा? 1 लाख है यहाँ पे, 1 लाख शेयर्स हैं, हर शेयर के बदले एक शेयर इशू होगा और एक शेयर 11 रुपीज का है। सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 11 इज 11 लाख। तो इसका मतलब बच्चों 11 लाख का पेमेंट तो किया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, 11 लाख का पेमेंट किया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को।
और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट है वो 37,50,000 का है। सो टोटल परचेज कंसिडरेशन इज 46,50,000। टोटल परचेज कंसिडरेशन इज 46,50,000। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना था रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, हमें प्रिपेयर करना था रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। तो वाई के बुक्स में जब बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट तो आपको सारे के सारे एसेट ट्रांसफर करने हैं, चाहे से वो टेक ओवर करे हो या टेक ओवर नहीं करे हो, एक्सेप्ट द बैंक बैलेंस, बिकॉज अगर बैंक बैलेंस टेक ओवर करा होता है तो ये आपको ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि हमने सारे के सारे एसेट टेक ओवर करे हैं और कुछ एसेट्स के आपको मार्केट वैल्यू गिवन है। ऑल्दो मार्केट वैल्यू रियलाइजेशन अकाउंट के लिए इररिलेवेंट है, चाहे से वो लायबिलिटी के लिए हो चाहे से वो एसेट के लिए हो। तो हम सारे एसेट्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे बुक वैल्यूज पे, बट वी विल नॉट ट्रांसफर द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि इसको ट्रांसफर किया जाएगा इन द अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो जरा आप देखें रियलाइजेशन अकाउंट, टू गुडविल, टू बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू बैंक बैलेंस। उसके बाद में आ गया लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज के अंदर हमने यहाँ पे टेक ओवर कराए क्रेडिटर्स एंड वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। सो 4 लाख एंड 3 लाख हमने ये ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद मैंने स्टेप नंबर 3 के अंदर पीसी ड्यू करा बाय एक्स लिमिटेड, अमाउंट इज 48,50,000। ठीक है, उसके बाद हमने ड्रॉ करा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में अपन क्या ट्रांसफर कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे 10 लाख का, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगा वो 11 लाख होगा, यानी कि 1 लाख का हमने एक्स्ट्रा अमाउंट पे करा, यानी कि 1 लाख के प्रीमियम पे करा। तो आपको रियलाइजेशन के अकाउंट में अलग से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 लाख का प्रीमियम अमाउंट शो करना पड़ेगा, यानी कि आप एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन के अंदर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1 लाख। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल कर आएगा रियलाइजेशन अकाउंट का, दैट विल बी 3,90,000, दैट इज 3,90,000। तो वैसे मैंने यहाँ पे शो करा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, यू कैन ऑल्सो अज्यूम इट एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है ना, आप इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट भी कंसिडर कर सकते हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट के अंदर पहला एंट्री आएगा बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, बाय रियलाइजेशन 1 लाख एंड टू इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड 11 लाख, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट भी इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में किया गया है। ऐसे यहाँ पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का आपको शो कर रखा है, यू कैन अज्यूम कि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में पहला एंट्री आ जाएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, बाय जनरल रिजर्व 6 लाख, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8 लाख, बाय रियलाइजेशन 3,90,000, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000। उसके बाद में आ जाएगा टू इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड 27,50,000 एंड टू कैश 10 लाख, क्योंकि आपने पेमेंट जो करा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो 2 फॉर्म में करा है, शेयर्स के फॉर्म में भी करा और कैश के फॉर्म में भी करा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? उसके बाद आप एक एक्स लिमिटेड का अकाउंट भी यहां पे शो करेंगे, तो एक्स के अकाउंट में एंट्री बन जाएगा टू रियलाइजेशन, और फिर क्रेडिट साइड में एंट्री आएगा बाय इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड एंड बाय कैश। तो बाय कैश का अमाउंट तो आ जाएगा 10 लाख, और जो रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा दैट विल बी फॉर बाय इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। वो अकाउंट मैंने यहाँ पे शो नहीं करा, बट आपको बनाने 4 इंपॉर्टेंट अकाउंट्स तो आपको हमेशा क्रिएट करने ही पड़ते हैं। देन यहाँ पे जर्नल मांगा है एक्स लिमिटेड के लिए, तो वही आपको स्टार्टिंग की कुछ एंट्रीज बनानी है। यहाँ पे एसेट टेक ओवर करने का एंट्री है, पेमेंट ड्यू करने का एंट्री है। तो पेमेंट ड्यू करने का पहला एंट्री आपका क्या बन जाएगा, पेमेंट ड्यू करने का एंट्री बनेगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू द लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू द लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड 48,50,000। उसके बाद एसेट्स को टेक ओवर करने का एंट्री बनेगा, और जब एसेट को टेक ओवर करने का एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पे गुडविल निकल कर आएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर 3,20,000। ठीक है, गुडविल का अमाउंट निकल कर आएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर 3,20,000 का। ऑलराइट, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट यहाँ पे किया है कैश के फॉर्म में, पेमेंट किया है शेयर्स के फॉर्म में, और जो शेयर का इशू है 1 रुपीज के प्रीमियम पे भी किया गया है। तो जब पेमेंट की एंट्री बनाएंगे तो बच्चों पेमेंट की एंट्री में लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड टू कैश 48,50,000, 35 लाख शेयर कैपिटल का आएगा, प्रीमियम का 3,50,000 आएगा, और कैश का अमाउंट 10 लाख आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो परचेजिंग कंपनी है उसने एक्सपेंस पे करे हैं 5,000 का,
एक्सपेंस पे करा है 5000 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि गुडविल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज एंट्री नंबर 2 में यहाँ पे गुडविल निकल कर आया है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी थी कि जो एंट्री नंबर 2 में बिल्डिंग का वैल्यू आएगा वो नया वैल्यू आएगा 12 लाख, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू भी 10 लाख आएगा, और जो वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड का वैल्यू आएगा वो 3,30,000 आएगा, क्योंकि हमें वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड का जो पेमेंट है वो प्रीमियम पे करना है। क्वेश्चन में लिखा है कि आपको 10% के प्रीमियम के ऊपर पे करना है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, तो 3 लाख में 10% ऐड करेंगे, यानी कि पेमेंट करा जाएगा 3,30,000 का। ऑल राइट, एनी डाउट इन दिस? तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुका अपना 37 भी। 4 एंट्रीज यहाँ पे बनेगी। पहला एंट्री पीसी ड्यू करने का, सेकेंड एंट्री एसेट टेक ओवर करने का, जहाँ पे गुडविल निकल कर आएगा 3,20,000 का। उसके बाद आप एंट्री बनाएंगे पेमेंट करने का, एंड देन एक्सपेंसेस का एंट्री बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आइए शुरू करेंगे एक नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। P Limited and Q Limited were carrying on the business of manufacturing of auto components. Both the companies decided to amalgamate, and a new company PQ Limited is to be formed with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. तो 1 lakh equity shares होंगे और 10 rupees each में यहाँ पे डिवाइड करना है। The balance sheet of the companies as on 31/3/14 were as under. तो आपको ये बैलेंस शीट गिवन है P लिमिटेड का, और साथ में आपको बैलेंस शीट गिवन है Q लिमिटेड का। ठीक है, और यहाँ पे काफी सारी बातें लिखी हुई हैं। देखिए बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी में 8% डिवेंचर्स है, उसके अलावा आपके पास करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स है, देन फिक्स असेट में बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेंट्रीज करंट असेट्स में गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, एंड सेम थिंग्स आर गिवन फॉर क्यू लिमिटेड आल्सो। आगे लिखा है द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनीज आर टू बी ट्रांसफर्ड एट द बुक वैल्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ सम आइटम्स डिटेल्ड बिलो। कहते हैं कि बुक वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर करना है दोनों कंपनीज के एसेट एंड लायबिलिटी को, बट कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। दोनों कंपनीज के लिए आपको यहाँ पे गुडविल निकाल के दे रखी है 50,000 एंड 1,50,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर ऑफ क्यू लिमिटेड वाज वैल्यूड एट रुपीज 35,000। फर्नीचर फिक्सचर जो क्यू का है उसकी वैल्यू 35,000 हमें लेनी है। डेटर्स ऑफ पी लिमिटेड आर रियलाइज्ड फुल्ली and the bank balance of P Limited are to be retained by the liquidator and the sundry creditors are to be paid out of the proceeds thereof। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, बोल रहे हैं P लिमिटेड के डेटर से पूरा का पूरा पैसा मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिक्विडेटर है कौन सी कंपनी का, P लिमिटेड का, ठीक है, उसने अपने डेटर्स को, उसने P के डेटर्स को सेल नहीं करा, यानी कि जो नया कंपनी PQ बनेगा वो इनके डेटर्स को टेक ओवर नहीं करेगा, क्योंकि अगर डेटर्स को टेक ओवर कर लिया तो पैसा किसके पास में आएगा, न्यू कंपनी के पास में आएगा, और अगर न्यू कंपनी के पास पैसा आएगा तो फिर वो पेमेंट कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई डेटर्स एंड जो बैंक बैलेंस है, ठीक है, वो रिटेन किसने करे हैं, लिक्विडेटर ने खुद ने अपने पास में रिटेन करे हैं, और फिर जो उससे पैसा आया है उससे हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है। The debentures of P Limited are to be discharged by issue of 8% debentures of PQ Limited at a premium of 10%। तो 10% के प्रीमियम पे यहाँ पे डिस्चार्ज किया गया है, यानी कि एक्स्ट्रा पेमेंट करा है। You are required to compute the basis on which shares in PQ Limited will be issued at par to the shareholders of the existing company। बोल रहे हैं कि बताइए बेसिस, किस बेसिस के ऊपर आप शेयर को इशू करेंगे। तो पहली बात तो यहाँ पे आपको ये गिवन नहीं है कि कितने शेयर इशू करने हैं, किस अमाउंट पे इशू करने हैं वो गिवन है। क्वेश्चन में लिखा है कि हमें शेयर इशू करना है एट पार, बट एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं वो गिवन नहीं है। तो आपको यहाँ पे पीसी निकालने के लिए क्या फॉलो करना पड़ेगा, नेट एसेट मेथड फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद हमें बैलेंस शीट ड्रॉ करना है पीक्यू लिमिटेड का, और उसके अलावा हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है फॉर क्लोजिंग इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। ओनली पी लिमिटेड के लिए आपको क्लोजिंग एंट्री बनानी है, क्यू के लिए नहीं बनानी है, ठीक है, ओनली पी के लिए एंट्रीज बनानी है। चलिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा ही है, वैसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन। सबसे पहले आप मेरे साथ में निकालेंगे परचेज कंसिडरेशन। लिखे हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ
परचेज कंसिडरेशन, calculation of purchase consideration, and this is by the net asset method. ये हमारे सॉल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट है, परचेज कंसिडरेशन बाय नेट एसेट मेथड। तो मैंने यहाँ पे दो कॉलम्स बना लिए हैं पीसी निकालने के लिए। वन इज फॉर पी लिमिटेड एंड अनदर वन इज फॉर क्यू लिमिटेड। ठीक है, सो पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड। अब देखिए जरा, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा है गुडविल, बिकॉज आपको गुडविल का नया वैल्यू गिवन है। ध्यान रखें, पीसी निकालते समय आपको हमेशा न्यू वैल्यूज लेनी होती हैं अगर गिवन होती हैं तो। सो गुडविल ऑफ पी लिमिटेड इज 50 एंड क्यू इज 1,50,000। सो 50,000 एंड 1,50,000। इसके अलावा मुझे कुछ और असेट्स की भी न्यू वैल्यू गिवन है, दैट इज फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर क्यू का है 35,000 पे। फर्नीचर एंड फिक्सचर क्यू लिमिटेड के लिए वैल्यू गिवन है 35,000। पी के लिए अभी चेक कर लेंगे कोई और वैल्यू गिवन हो तो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बात लिखा हुआ है डिबेंचर्स के लिए, कि जो डिबेंचर्स का पेमेंट होगा वो 10% के प्रीमियम पे करा जाएगा। डेटर्स पी के रियलाइज होंगे फुल्ली, बैंक बैलेंस को रिटेन करा जाएगा और क्रेडिटर्स का पेमेंट उसकी प्रोसीड से किया जाएगा। इसका मतलब एक बात साफ है कि जो नया कंपनी पीक्यू बनेगा, इट इज नॉट टेकिंग ओवर द डेटर्स, इट इज नॉट टेकिंग ओवर द बैंक बैलेंस, इट इज नॉट टेकिंग ओवर द क्रेडिटर्स। बिकॉज क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा है कि डेटर्स एंड बैंक बैलेंस को हमने खुद ने रिटेन करा है और फिर उससे आया हुआ पैसा हमने खुद के क्रेडिटर्स को दे दिया है, यानी इसके अलावा बाकी सब कुछ टेक ओवर हो चुका है। तो अब देखिए जरा, यहाँ पे एक बार लिखा जाए क्या क्या चीजें हैं। पी के पास में एसेट्स में है बिल्डिंग, पी के लिए एसेट में है बिल्डिंग, तो मैंने यहाँ पे बिल्डिंग का अमाउंट मेंशन करा, दैट बिल्डिंग अमाउंट इज हाउ मच, 1 लाख। बिल्डिंग के अलावा है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। आप ध्यान रखें इनके लिए कोई भी नया वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो पुरानी वैल्यूज पे लिया जाएगा। और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू गिवन है 25,000, तो 25,000। इसके अलावा यहाँ पे करंट एसेट्स में है इन्वेंट्रीज, सो इन्वेंट्रीज का वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमें 1,35,000। इन्वेंट्रीज के बाद में यहाँ पे हमें गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट। क्या ट्रेड रिसीवेबल हमें पी के लिए लेना है? पी के लिए ट्रेड रिसीवेबल नहीं लेना। इन द सेम वे पी के लिए आपको बैंक बैलेंस भी नहीं लेना, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर ये बात यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो कंपनी है, जो कंपनी का लिक्विडेटर है, उसने पी लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल्स को खुद रियलाइज कराया, उसके बैंक बैलेंस को अपने पास में रखा और उससे क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया। तो ट्रेड रिसीवेबल एंड बैंक बैलेंस मैं दोनों यहाँ पे लिखूंगा, बट मैं उसका वैल्यू यहाँ पे निल शो करूंगा। आप समझ रहे हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स को मैं यहाँ पे निल वैल्यू पे शो करूंगा, बैंक को भी मैं यहाँ पे निल वैल्यू पे शो करूंगा, बिकॉज ये टेक ओवर नहीं करा है। लिखने का पर्पस क्या है? क्योंकि टेक ओवर पी के लिए नहीं करा, बट डेफिनेटली क्यू के लिए तो करा होगा ना। ऑलराइट, अब चेक करते हैं क्यू का बैलेंस शीट। क्यू के पास असेट में क्या क्या है? बिल्डिंग का वैल्यू है 1,90,000, तो मैंने बिल्डिंग पहले से स्टेट करा हुआ है, बिल्डिंग का वैल्यू आ जाएगा 1,90,000। चेक करें प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू, इट इज 80,000। यहाँ पे एक और फिक्स्ड एसेट है फर्नीचर फिक्सचर, जिसका न्यू वैल्यू अपन पहले से लिख चुके हैं 35,000, दोबारा से लिखने का जरूरत नहीं है। एसेट में है इन्वेंट्री 50,000, इन्वेंट्री का वैल्यू लिया जाएगा 50,000। ट्रेड रिसीवेबल फुल वैल्यू पे लिखा जाएगा 1,42,000 एंड बैंक बैलेंस भी फुल वैल्यू पे लिखा जाएगा
58,000। ऑल राइट, गुडविल अपन ने पहले से मेंशन कर दिया है, तो अच्छी बात यह है कि आपको गुडविल का अमाउंट मालूम है, तो जो एंट्री नंबर 2 आएगा उसके अंदर भी गुडविल निकल कर आएगा, एक बात श्योर है, और उस गुडविल का अमाउंट भी आपको पहले से मालूम है। ऑल्दो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि इसको बैलेंसिंग फिगर से निकाला जाए। 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 25,000 प्लस 1,35,000, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स इज 3,10,000। और अगर यही अपन निकालें क्यू के लिए, सो 1,50,000 प्लस 35 प्लस 1,90,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000 प्लस 1,42,000 प्लस 58,000, टोटल इज 7,05,000। फॉर क्यू लिमिटेड द टोटल असेट्स आर वर्थ 7,05,000। आइए इसमें से लाइबिलिटीज को माइनस करना है। फॉर क्यू लिमिटेड देयर इज ओनली अ सिंगल लाइबिलिटी ऑफ ट्रेड पेबल्स। क्यू लिमिटेड के लिए देयर इज ओनली अ सिंगल लाइबिलिटी ऑफ ट्रेड पेबल्स, एंड इसका जो वैल्यू है वो अगर आप देखें तो गिवन है 1,40,000। 1,40,000। अगेन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेड पेबल पी के लिए नहीं लिखे जाएंगे, बिकॉज पी के ट्रेड पेबल को लिक्विडेटर ने सेल्फ डिस्चार्ज करा था एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। बट पी के लिए डेफिनेटली डिबेंचर्स का लायबिलिटी लिखा जाएगा, और यहाँ पे 8% के डिबेंचर्स गिवन है आपको, तो मैं माइनस करूंगा 8% के डिबेंचर्स। फॉर पी लिमिटेड 8% डिबेंचर्स माइनस होंगे, ये डिबेंचर क्यू के पास में नहीं है। एंड डिबेंचर्स के लिए अगर आप देखें तो जो पेमेंट करा गया है वो 10% के प्रीमियम पे करा गया है। यस और नो? क्वेश्चन में लिखा है कि जो डिबेंचर्स का पेमेंट है वो 10% के प्रीमियम पे है। जरा आप क्वेश्चन पढ़ के चेक करें कि पेमेंट प्रीमियम पे है या इशू प्रीमियम पे है, बिकॉज ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर पेमेंट प्रीमियम पे होगा तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट लेना पड़ेगा, जो भी अमाउंट गिवन है। जैसे कि यहाँ पे अमाउंट गिवन है डिबेंचर्स का 1,10,000, तो अगर पेमेंट प्रीमियम पे होगा तो हमें 1,10,000 में प्रीमियम की वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा, 10% को जोड़ना पड़ेगा। बट अगर शेयर्स का अगर डिबेंचर का इशू प्रीमियम पे करा है, अगर डिबेंचर का इशू प्रीमियम पे करा है तो फिर हमें प्रीमियम ऐड करने की नीड नहीं होगी, फिर पेमेंट का अमाउंट उतना ही रहेगा। अब इस लाइन को पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि सर हो सकता है कि यहाँ पे जो इशू है वो प्रीमियम पे करा हो, या हो सकता है कि जो पेमेंट है वो प्रीमियम पे करा हो। और मैं अगर आपको मजे की बात बताऊं तो जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो भी इस पॉइंट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। यानी कि अगर आप सॉल्यूशन चेक करेंगे तो आपको पता है इंस्टीट्यूट ने क्या अज्यूम करा है। इंस्टीट्यूट ने यह अज्यूम करा है कि इस केस के अंदर जो इशू है और पेमेंट है वो दोनों ही प्रीमियम पे करे गए हैं। यानी कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे एक बहुत ही ऑड सॉल्यूशन करके दिया है। एंड इनफैक्ट इसी के जैसा एक और सिमिलर क्वेश्चन है जो आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूं आज की क्लास के बाद में, और उसके अंदर भी यही सेम टेक्निक अडॉप्ट करी गई है। यानी कि बच्चों ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है जहां पे दोनों केस के अंदर प्रीमियम माना गया है। इशू के अंदर भी प्रीमियम माना और पेमेंट में भी प्रीमियम माना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर क्लैरिटी नहीं गिवन है। बिकॉज यहाँ पे कैसे लिखा है स्टेटमेंट, डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज्ड बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स ऑफ PQ लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब ये प्रीमियम ऑफ 10% क्या है, डिस्चार्ज का प्रीमियम है या इशू करने का प्रीमियम है, ये चीज अच्छे से क्लैरिफाइड नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ये ओपिनियन लिया सॉल्यूशन के अंदर कि दोनों ही चीज में आपको प्रीमियम मानना है, डिस्चार्ज भी प्रीमियम पे मानना है और इशू ऑफ डिबेंचर्स भी प्रीमियम पे मानना है। अभी तक जो हमने इससे पहले क्वेश्चंस करे वहां पे ना क्लैरिटी गिवन था आपको कि पेमेंट प्रीमियम पे करा गया है, डिस्चार्ज स्पेशली प्रीमियम पे करा गया है, या शेयर्स को प्रीमियम पे या डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करा गया है, इस तरह की क्लैरिटी थी। बट इस पॉइंट के अंदर कोई परफेक्ट क्लैरिटी नहीं है। पॉइंट को पढ़ने में ऐसा लगता है कि शायद इशू भी प्रीमियम पे हो सकता है, पॉइंट को पढ़ने पे ऐसा लगता है शायद डिस्चार्ज भी प्रीमियम पे हो सकता है। तो दोनों ही ओपिनियन करेक्ट मानते हुए डबल ट्रीटमेंट करा गया है, ठीक है ना। डिस्चार्ज भी प्रीमियम पे माना गया है और पेमेंट भी प्रीमियम पे माना गया है। यानी कि मुझे डिबेंचर्स के लिए पैसा पे करना है 1,10,000। देखिए मुझे डिबेंचर्स के लिए पैसा पे करना होगा 1,10,000, ठीक है। 1,10,000 में 10% का प्रीमियम ऐड करेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,21,000।
और साथ में जब ये 1,21,000 का इशू होगा तो इसको भी कैसे माना जाएगा, एट प्रीमियम ही अज्यूम करा जाएगा। ठीक है, बहुत ही वियर्ड सा सिचुएशन है बट आपको ऐसा मानना है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी यही सॉल्यूशन अडॉप्ट किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे मैं 8% डिबेंचर्स लिखूंगा और इसका अमाउंट डाल दूंगा 1,21,000। और आपको मालूम है क्यू के लिए तो डिबेंचर्स है ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे डिबेंचर का अमाउंट डाल दिया 1,21,000 और इन सबको माइनस करने के बाद में डेफिनेटली हमारे पास निकल कर आएगा परचेज कंसिडरेशन। तो ध्यान रखें बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो डिबेंचर्स का पॉइंट है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मैंने आपको स्ट्रिक्टली यहाँ पे आईसीआई के ओपिनियन के अकॉर्डिंग सॉल्व करवाया है। ना तो मैंने पेमेंट सिर्फ प्रीमियम पे माना, ना मैंने सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स प्रीमियम पे अज्यूम करा, मैंने दोनों ही प्रीमियम पे इशू करे हैं। मतलब मैंने दोनों ही प्रीमियम पे अज्यूम करे हैं, चाहे से वो इशू हो या फिर वो पेमेंट हो। और ये हमने ओपिनियन जो यूज करा है इट इज अकॉर्डिंग टू द आईसीएआई ओपिनियन, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफाइड नहीं है कि एग्जैक्टली इशू एट प्रीमियम है या डिस्चार्ज एट प्रीमियम है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो 1,21,000 डिबेंचर से माइनस हुआ, देखें जरा 3,10,000 माइनस 1,21,000 अमाउंट इज 1,89,000 एंड 7,05,000 माइनस 1,40,000 5,65,000. This is my purchase consideration 1,89,000 and 5,65,000. अच्छा, क्वेश्चन में एक बात और मेंशन थी, वो क्या थी कि हमें यहाँ पे निकालना है बेसिस ऑन विच द शेयर्स इन PQ लिमिटेड विल बी इशूड एट पार। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा है कि शेयर्स का इशू कैसे होगा, एट पार। तो मुझे बेसिकली ये निकालना है कितने नंबर ऑफ शेयर इशू होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ PQ लिमिटेड टू बी इशूड, यानी कि परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट तो आ चुका है। अब हमें ये निकालना है कि 10 रुपीज ईच के एट पार कितने शेयर इशू करे जाएंगे। और ये चीज हमें कहाँ पे आएगी काम, बैलेंस शीट बनाने के अंदर काम आएगी। अब देखिए नंबर ऑफ शेयर निकालना बड़ा आसान है, आ जाएंगे 18,900 शेयर्स और यहाँ पे आ जाएंगे 56,500 शेयर्स। सो 18900 शेयर्स फॉर P लिमिटेड एंड 56,500 शेयर्स फॉर Q लिमिटेड। ठीक है, ये अभी तक का सिनेरियो हुआ है। 18,900 शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे P लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को और 56,500 शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे Q लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। और ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व हुआ, जहां पे हमसे ये पूछा गया था कि आप ये बताइए किस बेसिस के ऊपर शेयर्स को इशू करा जाएगा एट पार। ऑलराइट, अब इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ PQ लिमिटेड। अब आप मुझे बताइए PQ की बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। ऑफ कोर्स शेयर कैपिटल आएगा, और आप देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालना कितना आसान है। हमें ऑलरेडी PC का अमाउंट मालूम चल चुका है 1,89,000 प्लस 5,65,000, ये हमारी PC का अमाउंट है। टोटल PC का अमाउंट है 7,54,000 एंड जो यहाँ पे मेरा शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा वो भी कितना आएगा, 7,54,000 ही आएगा, क्योंकि कंप्लीटली जो PC का डिस्चार्ज है वो इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में किया गया है। सो शेयर कैपिटल का टोटल आएगा 7,54,000। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया बैलेंस शीट का, शेयर कैपिटल। अच्छा, इसके बाद में क्या आएगा बच्चों, इसके बाद में आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान रखिए अमेलगमेशन परचेज के नेचर का है, तो P और Q के जो पुराने रिजर्व एंड सरप्लस है वो तो नहीं आएंगे, बट जो अभी रिजर्व एंड सरप्लस क्रिएट हो गए वो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। अब एज सच तो कोई स्पेसिफिक रिजर्व एंड सरप्लस क्रिएट नहीं हुआ, बट यहाँ पे प्रीमियम हमें क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इस केस के अंदर क्या माना था कि जो पेमेंट है वो भी प्रीमियम पे करा गया है और जो डिबेंचर का इशू है वो भी प्रीमियम पे किया गया है। तो 1,10,000 का पेमेंट करना था, राइट? पेमेंट करना था 1,10,000 का। देखिए जरा, पेमेंट करना था 1,10,000 का, हमने पेमेंट करा है 1,21,000 का। और 1,21,000 का पेमेंट करने के लिए हमने डिबेंचर इशू करे होंगे। डिबेंचर का कोई बाय डिफॉल्ट यहाँ वैल्यू गिवन है क्या? नहीं है, डिबेंचर का बाय डिफॉल्ट वैल्यू गिवन नहीं है। हम ये मान सकते हैं कि एक डिबेंचर कितने का होगा, 100 का होगा। ऑलराइट,
तो क्या करेंगे, 1,21,000 को 100 का डिबेंचर है, 10% का प्रीमियम 110 से डिवाइड कर देंगे। सो 1,21,000 डिवाइडेड बाय 110, द नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर हाउ मच, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर 1100, यानी कि हमने 1100 डिबेंचर इशू करे, एंड ऑल ऑफ दीज डिबेंचर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, राइट। तो 1100 अगर डिबेंचर इशू करे और हर डिबेंचर पे 10 रुपीज का प्रीमियम है, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना हो जाएगा, 11,000। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे शो करना पड़ेगा एट अ वैल्यू ऑफ 11,000, ठीक है। उसके अलावा आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स ऑफ पीक्यू लिमिटेड, जिसका टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट कितना आएगा डिबेंचर्स के अंदर, 1,21,000 मत लिख देना, 1,10,000 आएगा, क्योंकि डिबेंचर का इशू हमने अज्यूम करा है एट प्रीमियम। तो डिबेंचर तो इशू होंगे 1,10,000 के, और साथ में 11,000 का अलग से प्रीमियम होगा। तो डिबेंचर का वैल्यू लिखा जाएगा 1,10,000, और जो 11,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा। आपको बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि नंबर ऑफ डिबेंचर कितने निकल कर आए, 1100, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू ऑफ ₹100, तो डिबेंचर्स का अमाउंट आ जाएगा 1,10,000 का। ऑल राइट, उसके बाद में हमें शो करने पड़ेंगे करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटी में यहाँ पे आएंगे ट्रेड पेबल्स, एंड ट्रेड पेबल्स भी ओनली क्यू के आ सकते हैं, क्योंकि पी के जो ट्रेड पेबल्स हैं उसका पेमेंट तो लिक्विडेटर अपने आप से कर देगा ना, तो पी के ट्रेड पेबल यहाँ पे आने वाले हैं नहीं, ओनली एंड ओनली जो ट्रेड पेबल्स हैं वो आएंगे क्यू लिमिटेड के। तो बैलेंस शीट का स्टार्टिंग का पोर्शन आपको क्रिएट करना है, इक्विटी एंड लायबिलिटी का पोर्शन अपने आप क्रिएट करें अलॉन्ग विद द वैल्यूज। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहले आएगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में आएगा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के लिए डालेंगे नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए आएगा नोट नंबर 2। उसके बाद आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको शो करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके लिए बनाएंगे नोट नंबर 3। और उसके बाद करंट लायबिलिटीज में फाइनली आएगा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल की नोट्स की रिक्वायरमेंट है नहीं, डायरेक्टली ट्रेड पेबल का अमाउंट आ जाएगा 1,40,000, क्योंकि पी कंपनी के जो ट्रेड पेबल्स हैं वो हमने टेक ओवर नहीं करे हैं, ठीक है। तो बनाइए बैलेंस शीट का ड्राफ्ट, prepare the draft of the balance sheet in second part of this question for the side of equity and liabilities. Share capital का total amount will be the total of the purchase consideration 1,89,000 plus 5,65,000, ये आपका टोटल शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा, बिकॉज पी लिमिटेड को भी इन नंबर ऑफ शेयर्स पे करना है एंड क्यू को भी शेयर्स के फॉर्म के अंदर पेमेंट करना है, और टोटल शेयर कैपिटल है यहाँ पे 1,89,000 एंड 5,65,000। And remember that all of these shares have been issued for consideration other than cash. So balance sheet of PQ Limited, शेयर होल्डर फंड्स, उसमें शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, मेरे पास इसका अमाउंट आ चुका है 7,54,000। शेयर कैपिटल का अमाउंट है 7,54,000। नोट नंबर 1 अपने आप से आप प्रिपेयर करें, नोट नंबर 1 प्रिपेयर करें और उसमें लिखें 75,400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाले, इन दोनों को ऐड करके 18,900 प्लस 56,500, तो 75,400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। टोटल अमाउंट विल बी 7,54,000। ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा all the above shares have been issued for consideration other than cash. It is compulsory to mention this fact. तो शेयर कैपिटल के बाद में आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस।
एंड रिजर्व एंड सरप्लस के लिए प्रिपेयर करना होगा नोट नंबर 2 और इसका टोटल अमाउंट आएगा 11,000। ये 11,000 मैंने कैसे निकाला आपको समझाया था। टोटल हमने पेमेंट करा है 1,21,000। एक डिबेंचर को हमने 100 रुपीज़ का अज्यूम करा। डिबेंचर का इशू वैल्यू हमने माना है 110 क्योंकि मैंने डिबेंचर का इशू भी एट प्रीमियम मान लिया है, तो उससे नंबर ऑफ डिबेंचर निकल कर आ गए 1100 और हर डिबेंचर पे 10 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो प्रीमियम का टोटल अमाउंट आ गया 11,000। तो जब नोट नंबर 2 बनाएंगे तो नोट नंबर 2 में लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस और रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम विथ ₹11,000। After reserve and surplus, we will take up non-current liabilities. Non-current liabilities में long term borrowing जिसका अमाउंट पहले से फिक्स हो चुका है 1,10,000। ध्यान रखें टोटल डिबेंचर्स को पेमेंट हुआ है 1,21,000। 1,21,000 में से है 11,000 का प्रीमियम, तो डिबेंचर का बेसिक वैल्यू कितना है 1,10,000। ठीक है, इसके लिए भी हम नोट बना देंगे और ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी में आएगा, इसके लिए नोट का रिक्वायरमेंट है नहीं। ट्रेड पेबल्स का अमाउंट है 1,40,000, यानी कि मेरे पास बैलेंस शीट का टोटल तो पहले से आ चुका है और टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इज 10,15,000। The total of balance sheet on the equity and liability side is 10,15,000. Is it clear? उसके बाद हम असेट्स वाली हेडिंग पर आ जाएंगे, जहां पे सबसे पहले हम शो करेंगे नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स, अंडर दिस we will be showing property, plant and equipment. Property, plant and equipment. और ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है इसमें दोनों ही तरह के एसेट हमें शो करने हैं। वन इज द tangible asset and other are intangible asset. Tangible assets, intangible assets. एक बार देख लें आपका लायबिलिटी साइड पूरा हुआ या नहीं हुआ। टेंजिबल असेट्स के लिए हमें नोट चाहिए होगा, नोट नंबर 4, एंड इनटेंजिबल असेट्स के लिए भी नोट चाहिए होगा, आपको अपना आप क्रिएट करना है। टेंजिबल असेट में शो किया जाएगा यहाँ पे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर्स। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। ध्यान रखिए फर्नीचर एंड फिक्चर का हमें न्यू वैल्यू गिवन है एंड दैट न्यू वैल्यू इज 35,000। तो आप इसका नोट बनाएंगे। बिल्डिंग में दोनों के बिल्डिंग का अमाउंट ऐड करना है। बिल्डिंग ऑफ P इज 1 लाख एंड बिल्डिंग ऑफ Q इज 1,90,000। सो 1 लाख प्लस 1,90,000, टोटल बिल्डिंग का अमाउंट है 2,90,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इज 25 and 80,000। सो 25,000 and 80,000, ये प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट ऐड करा जाएगा टेंजिबल असेट्स में। और उसके अलावा फर्नीचर एंड फिक्चर लिए जाएंगे जिसका हम वैल्यू लेंगे 35,000। रिवाइज्ड वैल्यू इज 35,000। सो टोटल टेंजिबल असेट्स का अमाउंट निकल कर आ जाएगा 4,30,000।
नोट बनाएंगे इसके लिए और नोट में अमाउंट निकल कर आएगा टेंजिबल असेट्स का 4,30,000। इनटेंजिबल असेट्स के नोट में ओनली एंड ओनली आपको गुडविल रिप्रेजेंट करना होगा और गुडविल का अमाउंट वैसे आपको निकाल के दे रखा है यहाँ पे 50,000 एंड 1,50,000 दैट इज 2 लाख। गुडविल का अमाउंट हमें ऑलरेडी गिवन है 2 लाख। सो नोट में आपको ओनली गुडविल शो करना रहेगा। इनटेंजिबल असेट में गुडविल का अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। इसके बाद एसेट्स में नेक्स्ट आ जाएगा करंट असेट्स एंड करंट असेट में एज सच यहाँ पे आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि सब चीज़ें डायरेक्टली गिवन है। इन्वेंट्री हमने दोनों का ही टेक ओवर करा है, एक का है 50 और दूसरे का है 1,35,000। सो 50 एंड 1,35,000 इज 1,85,000। नो नोट रिक्वायर्ड। इन्वेंट्री के बाद में आएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स ओनली एंड ओनली क्यू कंपनी का टेक ओवर करा है, पी कंपनी का हमने यहाँ पे टेक ओवर नहीं करा। सो ट्रेड रिसीवेबल्स ओनली फॉर क्यू कंपनी इट इज 1,42,000। इसके लिए भी नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड इन द सेम वे जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये भी हमने ओनली एक ही कंपनी के टेक ओवर करे हैं दैट इज क्यू, पी के टेक ओवर नहीं करे हैं और इसका अमाउंट जो है दैट इज 58,000। ये लीजिए आपकी बैलेंस शीट तैयार हो गई। $4,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,85,000 प्लस 1,42,000 प्लस 58,000 टोटल इज 10,15,000। टोटल इज 10,15,000। 10,15,000 इज द टोटल। तो ये आपका बैलेंस शीट बन गया पीक्यू लिमिटेड का। नोट्स इसके प्रिपेयर करने होंगे। अगर पूरे नोट्स नहीं बन पाए हो तो स्पेस छोड़ दो अभी उसके लिए, एज अ होमवर्क कंप्लीट कर लेना। नोट्स के पार्ट को एज अ होमवर्क कंप्लीट कर लेना। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर जहां पे हमें अकाउंटिंग शो करनी है। जर्नल मांगा है इन वन ऑफ द वेंडर कंपनीज। कहां पे मांगा है देखो, पी लिमिटेड। जर्नल डिमांड करा है ओनली फॉर पी लिमिटेड एंड नॉट फॉर क्यू लिमिटेड, क्योंकि आप देखिए जो यहाँ पे अजीब अजीब से पॉइंट्स हैं वो पी के लिए गिवन है कि पी के डेटर्स को हमने टेक ओवर नहीं करा, पी के कैश एट बैंक को टेक ओवर नहीं करा, उसके ट्रेड पेबल्स का पेमेंट लिक्विडेटर ने खुद करा है। तो काफी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे पी को लेकर। तो पी की यहाँ पे एंट्रीज मांगी गई हैं। ध्यान रखें लेजर अकाउंट्स नहीं पूछा हमसे, जर्नल एंट्री पूछा है। डजेंट मैटर, जितने भी हमने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं वैसे भी वो जर्नल के थ्रू ही बनाए थे, तो जर्नल का एंट्री अपन इजीली बना पाएंगे। और वैसे भी हमको तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आपको स्टेप्स समझ में आ गए थे कि किस तरह से हमको एंट्रीज बनानी है तो आप कोई भी एंट्री मिस भी नहीं करेंगे, प्लस आपका सॉल्यूशन एक बार में करेक्ट भी हो जाएगा। ऑलराइट, आइए जरा, द फर्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर द एसेट्स। एंड एसेट हमें सारे के सारे ट्रांसफर करने होते हैं वेदर दे हैव बीन टेकन ओवर और नॉट। बट द रूल इज कि अगर कैश एट बैंक टेक ओवर नहीं हुआ तो आप उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर कैश एंड बैंक टेक ओवर नहीं हुआ तो आप उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप की एंट्री बन रही है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, मुझे सारे के सारे एसेट ट्रांसफर करने हैं वेदर दे हैव बीन टेकन ओवर और नॉट।
और यहाँ पे आप देखें तो कौन कौन से एसेट टेक ओवर हुए, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. सो टू बिल्डिंग, the value of building is 1 lakh. To plant and machinery, to plant and machinery, the value of plant and machinery is 25,000. So 25,000. नेक्स्ट है यहाँ पे इन्वेंट्रीज, टू इन्वेंट्रीज. ये सारे के सारे ट्रांसफर्स बुक वैल्यू पे करे जाएंगे. इन्वेंट्रीज का वैल्यू है यहाँ पे 1,35,000. ट्रेड रिसीवेबल्स टेक ओवर नहीं करा फिर भी ट्रांसफर किया जाएगा. टू ट्रेड रिसीवेबल्स, to trade receivables, and trade receivables are worth rupees 44,000. बैंक बैलेंस टेक ओवर नहीं हुआ है तो इसको अपन ट्रांसफर नहीं करेंगे. ये हमारा पहला स्टेप खत्म हुआ, असेट्स ट्रांसफर्ड. जो हमारा पहला स्टेप है वो ओवर हुआ, एसेट ट्रांसफर्ड. ऑलराइट, स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में हम लोग ट्रांसफर करते हैं लायबिलिटीज को, और वो भी वही लायबिलिटी जिनको टेक ओवर करा है. अगर किसी लायबिलिटी को टेक ओवर नहीं करा तो आपको ट्रांसफर नहीं करना. और यहाँ पे आप देखें देयर इज ओनली अ सिंगल लायबिलिटी दैट हैज बीन टेकन ओवर, दैट इज 8% सिक्योर्ड डिबेंचर्स. सिर्फ इसी को टेक ओवर करा है. सो 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. ध्यान रखें ट्रांसफर अगेन कौन सी वैल्यू पे किया जाएगा, only at the book value. So 8% debentures account debit to realization account. Liability transferred. Liability transferred. अच्छा, पहली वाली एंट्री का आप टोटल कर दें. 1 लाख प्लस 25 प्लस 1 लाख 35 प्लस 44,000. टोटल है फर्स्ट एंट्री का 3,04,000. और नेक्स्ट एंट्री में यहाँ पे ट्रांसफर करा जाएगा एट अ वैल्यू ऑफ 1,10,000. फर्स्ट 2 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए. पहले स्टेप में हम ट्रांसफर करते हैं एसेट को, सेकेंड स्टेप में ट्रांसफर करते हैं लायबिलिटीज को. थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, पीसी का अमाउंट ड्यू करते हैं. और पीसी का अमाउंट ड्यू करने का एंट्री क्या बनेगा, पी क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. पी क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. यह एंट्री किसने बनाया है, पी लिमिटेड ने बनाया है. क्या शो करने के लिए कि हमारे पास इतना परचेज कंसिडरेशन आएगा जिसका अमाउंट कितना है 1,89,000. फॉर पी लिमिटेड द अमाउंट ऑफ पीसी इज 1,89,000. तो यहाँ पे हमने लिख दिया परचेज कंसिडरेशन ड्यू. परचेज कंसिडरेशन ड्यू, ये आपका स्टेप नंबर 3 आ गया. ऑलराइट, नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 में क्या किया जाता है बच्चों, जो भी पीसी हमने ड्यू करा इसके बदले हमें कुछ मिलता है. और यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, वी आर गेटिंग इक्विटी शेयर्स. सो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर्स इन पीक्यू लिमिटेड. इक्विटी शेयर्स इन पीक्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, ये शेयर किससे मिले, फ्रॉम पीक्यू लिमिटेड. और टोटल शेयर्स का वैल्यू कितना मिला है 1,89,000. तो 1,89,000 का पीसी ड्यू करा और हमें 1,89,000 एग्जैक्टली यहाँ पे रिसीव भी हो गया. कंसिडरेशन सेटल्ड. ठीक है, जो भी कंसिडरेशन ड्यू था उसका सेटलमेंट हो चुका है.
ऑल राइट। अब आगे का स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 5 में हम लोग पेमेंट करते हैं उस लायबिलिटी का जिसको टेक ओवर नहीं किया था। और यहां पे आप देखें इस क्वेश्चन में लिखा था कि पी लिमिटेड के ट्रेड पेबल्स को टेक ओवर नहीं करना है। बट ट्रेड पेबल्स का पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा? ट्रेड पेबल्स का पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमने डेटर से पैसा रियलाइज कराया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो पी लिमिटेड के डेटर्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है? 44,000। 44,000 का मनी रियलाइज हुआ। ये मनी रियलाइज करने के लिए क्या एंट्री बनना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट। ऑल राइट, ये मनी रियलाइज कराने के लिए एंट्री बनाना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू डेटर्स? नो, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट क्यों आया? क्योंकि आप देखें जो डेटर्स हैं वो ऑलरेडी हमने कहां पे ट्रांसफर कर दिए थे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। तो आज उसके बदले पैसा आया, तो पैसा आने का एंट्री बनेगा बैंक टू रियलाइजेशन एंड नॉट बैंक टू डेटर्स। ऑल राइट, नरेशन में डेटर्स रियलाइज्ड एंड द डेटर हैव बीन रियलाइज्ड इन फुल, यानी कि पूरा का पूरा पैसा मिला है, दैट इज 44,000 डेटर से हमें रियलाइज हो गया है। ऑल राइट, डेटर से रियलाइज होने के बाद हमें क्या करना है? लायबिलिटी का पेमेंट करना है एंड वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स। अब ये पेमेंट हमें खुद करना पड़ेगा। सो ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट। अब जरा आप ये समझें कि ट्रेड पेबल्स को हमें कितना अमाउंट पे करना था। ट्रेड पेबल्स को हमें अमाउंट कितना पे करना था फॉर पी लिमिटेड? द अमाउंट टू बी मेड टू द ट्रेड पेबल इज 54,000। 54,000 का अमाउंट पे करना है ट्रेड पेबल्स को। और हमारे पास कितना बैंक बैलेंस अवेलेबल है? हमारे पास पहले से जो बैंक बैलेंस अवेलेबल है बच्चों वो है 30,000 का। जो पहले से बैंक बैलेंस अवेलेबल है पी कंपनी के पास में, वो 30,000 का बैलेंस अवेलेबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 30,000 का अगर बैंक बैलेंस अवेलेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ? हम तो पेमेंट कर ही नहीं पाएंगे। बट ऐसा नहीं है, आपने पेमेंट इजीली कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जब हमने डेटर्स को रियलाइज करा तो उससे भी हमारे पास पैसा आया, और डेटर को रियलाइज करने से यहाँ पे कितना पैसा आया है? 44,000 आया। यानी कि आपके पास ट्रेड पेबल्स का पेमेंट करने के लिए आज सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल है। आया ना? टू बैंक अकाउंट 54,000। और इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि इस पेमेंट को करने के बाद भी आपके पास कुछ ना कुछ बैलेंस आज भी अवेलेबल रहेगा बैंक में। समझेगा कैसे? हमारे पास डेटर से कलेक्शन आया 44, प्लस हमारे पास पहले से कितना कैश है 30, तो टोटल कैश कलेक्शन कितना हो गया? 74,000। और 74,000 में से हमने कितना कैश पे करा? 54,000। आज भी हमारे पास कितना कैश बच जाएगा? 20,000 का कैश अभी भी हमारे पास में रह जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिटर्स सेटल्ड। क्रेडिटर्स का पेमेंट हमने कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद स्टेप नंबर 6 एंड 7 आपको मालूम है किस चीज के लिए होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के सेटलमेंट के लिए होते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ही नहीं। उसके बाद स्टेप नंबर 8 किस चीज के लिए आता है? टू सेटल दी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। वो पॉइंट भी यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब जो हमें अल्टीमेट अब पेमेंट करना है वो किसको करना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए आप चेक करें यहाँ पे शेयर होल्डर्स के क्लेम्स क्या क्या हैं। पी के लिए यहाँ पे एक ही क्लेम है इक्विटी शेयर्स का, दैट इज द रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ ₹30,000। और डेफिनेटली उसके अलावा शेयर कैपिटल का अमाउंट भी है 1,40,000। तो ये जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है वो मैं ट्रांसफर करूंगा इनटू विच अकाउंट? इनटू द इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। सो एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप देखिए मैं स्पेसिफिकली पूरा स्टेप वाइज यहाँ पे चल रहा हूं। ठीक है, हम शेयर होल्डर्स के अकाउंट में एंट्री बना रहे थे बाय शेयर कैपिटल, बाय रिजर्व एंड सरप्लस, तो वैसा ही एंट्री बना रहे हैं यहाँ पे भी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ऑल राइट, अब देखिएगा शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना है? 1,40,000।
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है 30, सो 1,40,000 एंड 30, टोटल पेमेंट यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है 1,70,000 का। कैपिटल एंड सरप्लस ट्रांसफर्ड। बच्चों इसके अलावा और क्या चीज ट्रांसफर होगी? ऑफ कोर्स रियलाइजेशन का प्रॉफिट या फिर लॉस। चेक करते हैं कि रियलाइजेशन में प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। उसके लिए आप एंट्रीज में चेक कर सकते हैं कहां कहां पे रियलाइजेशन डेबिट हुआ और कहां कहां पे रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ। तो अब देखिए सबसे पहले हमने रियलाइजेशन को डेबिट करा विद 3,04,000। देखिए इसके बाद कहीं और डेबिट करा है क्या रियलाइजेशन? कहीं और डेबिट नहीं करा, यानी रियलाइजेशन के अकाउंट में ओनली वन टाइम डेबिट है विद अमाउंट ऑफ 3,04,000 और उसके बाद में क्रेडिट है। तो सबसे पहले हमने क्रेडिट करा विद 1,10,000, उसके बाद हमने क्रेडिट करा एंट्री नंबर सी में विद 1,89,000, उसके बाद हमने फिर से क्रेडिट करा एंट्री नंबर ई में विद 44,000। ऑलराइट, तो आप देखिए यहाँ पे क्रेडिट के तीन वैल्यूज हैं 1,10,000, 1,89,000 एंड 44, और हमें यहाँ पे साफ मालूम चल रहा है कि जो क्रेडिट का अमाउंट है वो ज्यादा है, बिकॉज द टोटल ऑफ क्रेडिट इज हाउ मच 1,89,000 प्लस 44,000 प्लस 1,10,000, द टोटल ऑफ क्रेडिट इज 3,43,000। द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 3,43,000 और जो डेबिट है वो कितना है 3,04,000। इसका मतलब यहाँ पे 39,000 का डिफरेंस है। तो 39,000 क्या है? 39,000 बेसिकली प्रॉफिट है। किसका प्रॉफिट है? रियलाइजेशन का। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट किसको ट्रांसफर करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो एंट्री बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। यानी देखिए यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए आपको स्पेशली अकाउंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे ओरली कैलकुलेशन कर लिया। ये चेक करा कि रियलाइजेशन कहाँ पे डेबिट हुआ, ये चेक करा हमने कहाँ पे क्रेडिट हुआ, उसका जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली क्या है? प्रॉफिट या लॉस है। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, दैट इज 39,000। ये हमने ट्रांसफर कर दिया है रियलाइजेशन का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड, रियलाइजेशन का प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया इनटू द इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। नाउ फाइनली हमें करना है पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन टोटल कितना पेमेंट किया जाएगा? देखिए जरा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है जो अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं आया बट इसी क्वेश्चन में आएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इनके टोटल क्लेम्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1,70,000 तो कैपिटल प्लस P&L का है और 39,000 यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपके रियलाइजेशन के प्रॉफिट का है। 39,000 तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन एंड 1,70,000 इज फॉर कैपिटल एंड P&L। तो टोटल पेमेंट करना है 2,09,000। इक्विटी शेयर होल्डर्स का टोटल पेमेंट करना है 2,09,000, बट इस 2,09,000 के पेमेंट के लिए हमारे पास शेयर्स कितने रिसीव हुए थे? इक्विटी शेयर रिसीव करे थे 1,89,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू इक्विटी शेयर्स इन PQ लिमिटेड, to equity shares in PQ Limited, they are only 1,89,000. Now you can see that इस एंट्री में 20,000 का डिफरेंस है। ये 20,000 का डिफरेंस कहां से कवर अप करोगे? अप्लाई सम ब्रेन्स। क्वेश्चन में लिखा था कि हमारे पास बैंक बैलेंस अवेलेबल है, हमने बैंक बैलेंस को रिटेन करा है। जो लिक्विडेटर है उसने बैंक बैलेंस को रिटेन करा और उससे क्रेडिटर्स का पेमेंट करा और साथ में ट्रेड पेएबल को भी रियलाइज कराया। सोचिए, यू आर द लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी, आप कंपनी के लिक्विडेटर हैं और आपके पास ऑलरेडी कितना कैश अवेलेबल है? 30,000 का कैश अवेलेबल है। यू ऑलरेडी हैव अ कैश ऑफ 30,000। फिर ट्रेड पेएबल को रियलाइज करा के आपने कैश मंगाया 44,000। तो टोटल कैश आज आपके पास अवेलेबल हो गया 74,000 और 74,000 के कैश के बदले हमने यहाँ पे पेमेंट करा ऑफ ट्रेड पेएबल 54,000।
फिर भी हमारे पास कैश 20,000 का बच गया। अब मुझे बताइए, सारे पेमेंट करने के बाद भी अगर बिजनेस में कैश बच जाए और उस बिजनेस को आप बंद कर रहे हो अल्टीमेटली, तो वो कैश किसके हाथों में जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ओनर्स के हाथों में जाएगा। और कंपनी के केस में ओनर्स कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को फाइनली तो यहाँ पे 20,000 का डिफरेंस है वो किस चीज के बदले मिलेगा? बैंक बैलेंस के बदले मिलेगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्लेम्स ऑफ शेयर होल्डर्स सेटल्ड। अब देखिए, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट नहीं आया था, क्योंकि जनरली हमने जो भी क्वेश्चंस करे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर जो बैंक बैलेंस है वो टेक ओवर हुआ था। बट इस क्वेश्चन के अंदर बैंक बैलेंस टेक ओवर नहीं हुआ, तो जो रिमेनिंग बैंक बैलेंस है अपन ने किसको ट्रांसफर कर दिया? शेयर होल्डर्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ऑलराइट, तो अब देखिए मेरे 10 स्टेप्स जो है कंप्लीट हो गए। मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज आपको सारी की सारी एंट्रीज बना के दिखाई। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा विद द ट्रांसफर ऑफ एसेट, फिर ट्रांसफर करा लाइबिलिटीज को, फिर पीसी का अमाउंट ड्यू करा, फिर पीसी को रिसीव कराया, फिर उन लाइबिलिटीज का पेमेंट करा जिनको टेक ओवर नहीं करा गया था, बट उसके लिए पहले हमने एसेट को रियलाइज कराया, फिर हमने पेमेंट करा। उसके बाद हमने शेयर होल्डर्स के क्लेम्स को ट्रांसफर करा, रियलाइजेशन के प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर करा, एंड फाइनली शेयर होल्डर्स का पेमेंट किया। बट शेयर होल्डर्स का पेमेंट करते समय हमें ध्यान रखना है कि पेमेंट के लिए हमारे पास शेयर्स आए 1,89,000 और पेमेंट करना है 2,09,000। तो डिफरेंस है वो किसके बदले पे होगा? कैश के बदले पे होगा। और ये जो कैश है वो आपके पास परचेजिंग कंपनी से रिसीव नहीं हुआ, ये कैश आपको परचेजिंग कंपनी ने नहीं दिया है, ये कैश तो हमने पर्सनली पे करा है, जो हमारे पास बैलेंस रखा हुआ था हमने वो पे कर दिया। सारी की सारी लाइबिलिटीज पे करने के बाद हमारे पास स्टिल 20,000 का कैश अवेलेबल है। तो ये 20,000 का कैश अल्टीमेटली किसको बिलोंग करता है? शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है, मैंने उनको पे कर दिया। एंड दिस वे the books of accounts of P Limited are being closed. All right. तो क्वेश्चन में जो जो बातें पूछी थी हमने सारी यहाँ पे फॉलो कर ली हैं। बैलेंस शीट बनाने को कहा था, ऑल्दो मैंने बैलेंस शीट के नोट्स नहीं बनाए, तो ये वाला पार्ट आप अपना कर लेना। पीसी निकालने को कहा था, पीसी हमने निकाल दिया। शेयर कितने कितने इशू करे वो हमने निकाल दिया। सो क्वेश्चन इज कंप्लीट। और जैसा कि आपको मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा ऑफ द सेम पैटर्न। तो आपके लिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 एज द होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 31 इज होमवर्क राम लिमिटेड, श्याम लिमिटेड। ठीक है, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। और यहाँ पे भी वही सेम पॉइंट है, देखिए डिबेंचर्स ऑफ श्याम लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज्ड बाय इशू ऑफ 6% डिबेंचर्स ऑफ राम एंड श्याम लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो यहाँ पे भी आपको इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या मान के चलना है कि जो डिबेंचर्स का पेमेंट है वो भी प्रीमियम पे है और जो डिबेंचर का इशू है वो भी किस पे है? प्रीमियम पे है। बिकॉज यहाँ पे भी क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चीज प्रीमियम पे है, डिस्चार्ज प्रीमियम पे है या इशू प्रीमियम पे है। तो हमें दोनों ही बातों को प्रीमियम पे अज्यूम कर लेना है, यानी कि डिबेंचर का इशू भी प्रीमियम पे करा गया और जो पेमेंट है वो भी प्रीमियम पे किया गया। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन नंबर 31 जो बिल्कुल सेम पैटर्न का है वो आपको ट्राई करना है एज अ होमवर्क। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।